जय हिंद दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, फौजी अड्डा और ओलंबिड फाइनेंशियल सर्विसेज ने 7 मई को डिफेंस पर्सनल के लिए एक ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट किया था, जिसमें सीए मधुर जैन और सीए मयंक अग्रवाल ने डिटेल में बताया था कि डिफेंस पर्सनल स्वयं अपने मोबाइल या लैपटॉप से आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। और साथ ही में ये भी बताया था कि डिफेंस पर्सनल को सैलरी अलाउंस, सीईए, एचआरए, एएफपीपी फंड, फील्ड अलाउंस इत्यादि में टैक्स में कितनी छूट मिलती है। इसलिए यह पूरी जानकारी समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ प्राप्त करने के लिए फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वापस से आपका स्वागत है इस हमारे सेकंड वेबिनार में। फर्स्ट वेबिनार में हमने कवर किया था कि बेसिक टैक्सेशन होता क्या है और सैलरी की टैक्सेशन कैसे होती है, बिजनेस की टैक्सेशन कैसे होती हैं, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है, हम आईटीआर कैसे फिल करते हैं। तो अगर किसी ने हमारा वो फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो वो वापस से फर्स्ट सेशन में जाके इस वीडियो में जाके, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस पे सारी चीज़ें वापस से देख सकता है। इस सेशन में हम मोस्टली बात करेंगे कि आपके स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस वगैरह क्या-क्या होते हैं, टैक्स सेविंग टूल्स कैसे आपके लिए काम करता है, क्या-क्या स्पेसिफिक अलाउंसेस होते हैं डिफेंस पर्सनल के लिए, क्या-क्या नॉन टैक्सेबल इनकम्स होती है, क्या-क्या एग्जेम्पशंस होती हैं, डिडक्शंस होती हैं सिर्फ डिफेंस पर्सनल के लिए, वो कैसे काम करती है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या-क्या रिक्वायर्ड हैं, अगर इन केस आप आईटीआर फाइल करना चाहते हो हमारे थ्रू, उसका पोर्टल में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे टू इनेबल अस टू फाइल योर इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स रेट्स क्या होते हैं, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम कौन सा बेनिफिट करेगा आपको, एक प्रैक्टिकल गाइड फॉर फाइलिंग एन आईटीआर अगर आप खुद से फाइल करना चाहते हो। शुरू करने से पहले एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो मैं हूँ मधुर जैन, मैं सीए भी हूँ और लॉयर भी हूँ बाय प्रोफेशन। एंड मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है ये आपके डिफेंस पर्सनल इंडिविजुअल्स के साथ वर्क करते हुए, और हम ओलंपिड के अंदर काम। सिमिलरली मयंक भी चार्टेड अकाउंटेंट है, तो हम अब स्टार्ट। तो मेरा नाम मयंक अग्रवाल है एंड आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने अपनी कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की है। उसके बाद मैंने ग्रैंड थॉर्टन में कुछ 7 सालों के लिए काम भी किया है एंड उसके बाद ये प्रैक्टिस हम अपनी चला रहे हैं ओलंबिड के नाम से, जो कि एक टैक्स कंसल्टेंसी फर्म है। सो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो बेनिफिट्स हैं, इनको इनकम टैक्स में 3 तरह का नाम दिया गया है। कुछ होते हैं अलाउंसेस, कुछ होते हैं डिडक्शंस एंड कुछ होती है आपकी एग्जेम्प्ट इनकम। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, मतलब? जैसा मयंक ने बोला, अलाउंसेस अलाउंसेस का मतलब जैसे आप कोई हिल एरिया में गए, आपको कोई आपके गवर्नमेंट ने, किसी एम्प्लॉयर ने आपको कोई पैसा दिया जाने के लिए कि आप वहाँ पे जाइए, काम कीजिए, वहाँ जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो उसके अंदर सरकार ने काफ़ी सारे रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आपको यहाँ 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 टैक्स नहीं देना। तो ये वो पैसा होता है जो सरकार आपको दे रही है, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है। दूसरा होता है आप। एक सेकेंड, मुकेश जी, एक बार आप कंफर्म करेंगे कि हमारी आवाज वगैरह अच्छे से आ रही है? बस एक दो लोगों ने लिखा है कि स्क्रीन पे डेटा नहीं आ रहा है या फिर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। क्या हमारी आवाज सबको क्लियर है? मेरे एंड पे तो क्लियर है मैंग जी। ओके, थैंक यू। आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि अगर किसी को तो कोई अगर दिक्कत किसी है। को आवाज में और स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है तो रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिजॉइन कर ले। हो सकता है आपके नेट के कारण वो इश्यू आ रहा हो और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैं समझा रहा था आपको, अलाउंसेस वो होते हैं जो सरकार हमारे को पैसा देती है। जैसे आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने कोई पैसा दे दिया, या आप कहीं गए और उन्होंने आपको पैसा दे दिया कि आप वहाँ पे जाइए, आपकी पोस्टिंग वहाँ पे रहेगी और आपको उस चीज़ का पैसा मिलता है। तो उसमें सरकार के काफ़ी सारे नियम हैं जिसके अंदर सरकार बोलती है इस पे आप टैक्स मत दो, ये आपके काम से रिलेटेड ज़रूरी था तो आप टैक्स मत दो। दूसरा आता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब वो होता है जो खर्चे आपने किए और सरकार उस खर्चों पे इनकम टैक्स की छूट दे रही है। जैसे आपने हाउस से घर खरीदने के लिए कोई लोन लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट जो आ रहा है उसका सरकार आपको खर्चा दे रही है। या फिर आपने एलआईसी की कोई पॉलिसी ले ली है, आप एलआईसी के अंदर अपना एफडी करा रहे हैं, एफडी तरीके से डिपॉजिट पैसा देते जा रहे हैं, और आप उसका भी सरकार से टैक्स की छूट ले सकते हैं। तीसरे तरीके की चीज आती है कि जो सरकार कहती है इसमें आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। ये वो पैसा होता है जो सरकार ने लिखा हुआ है कि हम इस चीज पे टैक्स नहीं लेंगे। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा रहता है, जैसे आपने अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की किसी में लिया,
और या फिर आपको कोई पेंशन मिल रहा है, तो इसके भी काफ़ी नियम, कायदे, कानून है जो सरकार ने लॉ आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है कि उन लॉ के हिसाब से आपको इन तीनों के अंदर बेसिकली इस चीज़ को अलग-अलग करने का हमारा मकसद ये है कि आप समझ सकें क्या चीज़ आपको मिल रही है और उस पे टैक्स नहीं दिया जा रहा। क्या आप खर्चा कर रहे हैं और आप उस पे टैक्स की छूट ले सकते हैं। तीसरा, कौन-सी आपकी इनकम है जिसमें सरकार टैक्स आपसे माँग ही नहीं रही। क्या हम गलती से तो सरकार को उस चीज़ों पे टैक्स नहीं दे रहे हैं। थैंक यू मदर। तो चलिए चलिए अब बात करते हैं कि वो स्पेसिफिक अलाउंसेस, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है क्या-क्या जो कि एक डिफेंस पर्सनल के लिए अवेलेबल होते हैं सरकार के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस वो अलाउंस होते हैं कि आपको यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा पैसा दिया जाता है अलाउंस के रूप में, और वो पैसा सिर्फ आप यूनिफॉर्म खरीदने के लिए ही यूज कर सकते हो। वो पूरा अलाउंस आप जितना यूनिफॉर्म खरीदने के लिए खर्च करोगे, लेते हैं आपको 10,000 रुपए एम्प्लॉयर देता है एज ए यूनिफॉर्म अलाउंस, उसमें से आप 8,000 रुपए की यूनिफॉर्म खरीदते हैं, तो वो पूरा 8,000 रुपए आपका एग्जेम्प्ट अलाउंस माना जाएगा। इसके पीछे सरकार का मकसद यही है कि आप जो ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहे थे, आपने उसी के लिए ही कपड़े खरीदे हैं, उसी के लिए ही अलाउंसेस खरीदे हैं, उसके लिए अलाउंस दिया जा रहा है, उसी से आपने खरीदा। अगर आपने कुछ पैसा बचा लिया है, तो उसको आप समझ ही सकते हैं वो आपकी इनकम ही कहलाएगा। दूसरा इसके पे आता है कन्वेयंस अलाउंस। अब आपको कहीं पोस्टिंग पे भेजा गया और उस भेजने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपना ट्रेन का टिकट बुक करा लीजिए। आपने वहाँ की पोस्टिंग का ट्रेन का टिकट बुक कराया और अपना बिल सबमिट कर दिया, या फिर उन्होंने आपको बिल सीधा ही भेज दिया। तो इस तरीके के कोई भी खर्चे जो आपको ऑफिशियल ड्यूटी पे दिया जा रहा है कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे काम कीजिए, और वो आप सरकार के काम के मकसद से ही जा रहे हैं, आपका पर्सनल जाने का कोई उसके अंदर एम नहीं था। उसको हम आपका कन्वेंस अलाउंस कहते हैं। जो भी कन्वेंस अलाउंस मिलता है, ये भी पूरा टैक्स में एग्ज़म्प्ट होता है। इसमें कोई हमारे को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। ये जितने भी अलाउंसेस हैं, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये स्पेसिफिक अलाउंसेस आपको आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाएगी, उसी नाम से, और उसी के लिए आपको वो खर्च करना है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट जैसे 10,000 रुपए किसी अलाउंस के लिए मिलता है, आप उसमें कुछ सेविंग कर लेते हो, तो वो आपका जो सेविंग का अमाउंट होगा, वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो पूरा अलाउंसेस का अमाउंट आपने वहाँ उस चीज़ पे खर्च किया है। वैसे ही तीसरा हमारा अलाउंसेस आता है पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई मेंटेनेंस में आपके डेली हेयर कट, शेविंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, इन सब के लिए आपको कुछ पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस देता है, आप उसमें उसी चीज़ में उसको खर्च करते हो, तो वो अलाउंस भी आपका पूरी तरीके से यहाँ एग्ज़ेम्प्ट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं, आपको किसी हिली एरिया पे, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे आपकी अगर पोस्टिंग लग गई है, तो वहाँ पे क्योंकि पोस्टिंग मुश्किल होती है, वहाँ पे काफ़ी सारी ज़रूरतें डिफेंस वाले के लिए बढ़ जाती हैं, काफ़ी सारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी सरकार का प्रावधान है कि आप 800 रुपए महीना वहाँ पे जाने का एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उस पे सरकार कोई टैक्स नहीं माँगेगी। तो 800 रुपए या 800 रुपए कम हर महीने का, पर मंथ से अगर आप लेंगे, तो आप पे कोई सरकार का उस पे टैक्स आपको नहीं देना। आप अगर देखोगे तो इसमें पहले 3 अलाउंसेस में कोई सरकार ने लिमिट नहीं दी है, जबकि हाई एल्टीट्यूड अलाउंस में सरकार ने मैक्सिमम लिमिट लगा दी है कि 800 रुपए महीने से ऊपर आपको अलाउंसेस को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 1200 रुपए महीने दे रहा है और आप उसमें 1200 के 1200 खर्च भी कर रहे हो, तो भी आपको 800 रुपए ही उसमें से एग्जेम्प्ट माना जाएगा, बाकी 400 रुपए आपकी वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सो अगर आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए एक सरकार कोई अलाउंस दे रही है, तो मैक्सिमम 2 बच्चों तक 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको टैक्स उस पे भी नहीं देना। सिमिलरली आप कहीं पोस्टेड हैं, आपको अपने बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन करवाना पड़ गया, तो हॉस्टल में और खर्चा बढ़ जाता है, तो सरकार कहती है 300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा आप अलाउंस ले सकते हैं, 300 रुपए पर मंथ, लेकिन वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही सीमित है। इसमें एक चीज़ पे और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, कि सरकार का जो पे स्केल होता है और जो अलाउंसेस होते हैं, वो रैंक के हिसाब से होते हैं। ठीक है, आप कहाँ पोस्टेड हैं, क्या रैंक है, अगर ये तो अभी आप हाई एल्टीट्यूड में भी उन्होंने अलग-अलग जगहों का विवरण किया हुआ है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब भी ये आप क्लेम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अपनी पोस्ट के हिसाब से और
जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसके हिसाब से आपको दोनों को पढ़ के उसको क्लेम करना होगा। हो सकता है कि अभी आपका किसी और कैटेगरी में वो फॉल करता हो। तो हम अगले पे चलते हैं, आपको थोड़ी और यहाँ एक छोटी-सी और बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से आपका यहाँ मतलब है कि ये पूरी-पूरी स्कूल फीस इसमें नहीं आती। ऑल्दो आप देखोगे ये अमाउंट काफ़ी छोटा है, ₹100 और ₹300 आज के टाइम को लेकर के, क्योंकि ये जो आपके रूल्स बनाए गए थे, ये काफ़ी पुराने रूल्स बनाए गए थे, जिसमें लिमिट इन्फ्लेशन के हिसाब से रिवाइज़ नहीं हुई है, तो ये पुराना अमाउंट ही आज तक चला आ रहा है। लेकिन इसमें जो भी आपकी बेसिक ट्यूशन फ़ी होगी, जो आपके बच्चों की स्कूल फ़ीस में लिखी आती है, वो एलिजिबल होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में, ना कि पूरी की पूरी फ़ीस। जैसे डेवलपमेंट चार्जेस या फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्जेस, इस तरीके का अगर कोई वो ले रहे हैं तो वो इसके अंदर कवर नहीं। तो जैसा कि मैं पिछले पेज पे आपको समझा रहा था कि कुछ रैंक के हिसाब से भी होते हैं, तो अब आइए इसको समझते हैं। ओके। सो इसमें सबसे पहला आता है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, कि अगर कोई भी पर्सनल किसी हाई रिस्क एरियाज में पोस्टेड है, तो उनको किसी तरह का स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस भी आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो वो अलाउंसेस भी इसके अंदर यहाँ पे एग्जेम्प्ट माना जाता है इनकम टैक्स के अंदर। फिर आपका आता है कंपोजिटरी फील्ड अलाउंस। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, इनके अंदर भी इनकी डिस्ट्रिक्ट भी नोटिफाई करी हुई है, हमने वो यहाँ पे नहीं कवर करी है, वो हम आपको अलग से दे देंगे। तो वहाँ पे जहाँ आप पिछली स्लाइड पे या फिर कंपनसेटरी अलाउंस 200 रुपये महीना या हाई एल्टीट्यूड अलाउंस 800 रुपये महीना देख रहे थे, तो सरकार ने ये चीज समझी कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड में जा रहे हैं तो वो आपका खर्चा और बढ़ जाता है। तो उस 800 रुपये या 200 रुपये की लिमिट को बढ़ा के 2600 कर दिया गया है। और अगर आप यही आपकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई है, तो सियाचिन तो सबसे हाई एल्टीट्यूड, सबसे मुश्किल आर्मी वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल जगह मानी गई है। तो वहां का अलाउंस तो सरकार ने बढ़ा के 7,000 रुपये ही कर दिया गया है। सिमिलरली आता है फिर आपका बॉर्डर एरिया अलाउंस, जिसमें अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, फील्ड एरिया में हो और डिफिकल्ट कंडीशंस में, तो उसके अंडर आपको अगर बॉर्डर एरिया अलाउंस मिल रहा है, तो वो 1300 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको एग्जाम्पशंस अलाउंसेस आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके ऊपर की सारी अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर आपका आता है कॉम्पनसेटरी मॉनेटरी फील्ड अलाउंस। जैसे हमने ऊपर देखा था, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इसमें पोस्टेड हैं तो आपका 2600 रुपये का मिलता है। सिमिलरली आप हरियाणा, पंजाब या राजस्थान के किसी नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट पे पोस्टेड हैं तो आपको 1000 रुपये का और इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। फिर एक और अलाउंस आता है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। अगर आप किसी ऐसी टीम का पार्ट है जो आपकी इंसर्जेंसीज का ध्यान रखता है कि हमारे देश पे कोई बाहरी ताकत घुसना तो नहीं चाह रही, आक्रमण तो नहीं करना चाह रही, तो इन्हीं अलाउंस को बढ़ा के 3900 3,900 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक किसी के कोई क्वेश्चन हो तो हमें चैट बॉक्स में पूछ लें इससे रिलेटेड, इन अलाउंसेस से रिलेटेड। आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखते जाएं, अगर हो सकेगा तो हम साथ साथ ही उसको टेकअप करेंगे। अभिषेक सर, रैंक वाइज की लिस्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अलग से, जो कि आपको मेल कर दी जाएगी। तो उसमें आप अपने रैंक के अकॉर्डिंगली आप अलाउंस का अमाउंट देख सकते हो। अब जैसे आप सियाचिन अलाउंस एक आपने 17,000 रुपये लिखा है, तो 17,000 रुपये सरकार दे रही है, लेकिन जो इनकम टैक्स वाले हैं वो सिर्फ 7,000 पे छूट दे रहे हैं कि 7,000 पे आप कोई टैक्स मत दो, जो बचा हुआ 10,000 होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी हमने देखा कि जो हमारे अलाउंसेस थे, जो हमारे को सरकार खर्चा दे रही थी, वो पूरी तरीके से हमारा एग्जाम था या फिर उन्होंने कोई लिमिट डाली हुई थी। ठीक है, लिमिट आपकी इस तरीके से डाली हुई थी कि भैया 700,000 बच्चे के हिसाब से और इस हिसाब से। अब हम कुछ ऐसे अलाउंसेस पे आ रहे हैं जो लिमिट, जो आपका टैक्स में एग्जम्पशन तो मिलती है, लेकिन उसके लिए सरकार ने फॉर्मूला दे दिया कि भैया इस तरीके से चेक करो और आप अपनी टैक्स की छूट ले लो। तो सबसे पहला मयंक एचआरए से शुरू करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस से। सो एचआरए आपका होता है कि अगर आप किसी रेंट के घर पे रह रहे हो और सरकार के द्वारा आपको आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए अलाउंसेस दिया जा रहा है,
तो उसमें एचआरए का कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आता। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके लिए हमें 3 मैट्रिक्स लिखने होते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको एक एक्सेल शीट दे दी जाएगी, जो कि हमने खुद के लिए बना रखी है, एक एक्सेल कैलकुलेटर, जिसमें आपको बस अमाउंट फिल करना होगा कि आपका एचआरए आपके एम्प्लॉयर ने कितना दिया है, एक्चुअल में आपका रेंट कितना है, तो वो आपको कितना एचआरए टैक्सेबल होगा और कितना एचआरए एग्जेम्प्ट होगा, ये कैलकुलेट करके खुद ब खुद दे देगा। ये शीट हम फौजी अड्डा को प्रोवाइड कर देंगे, वो आपके थ्रू शेयर हो जाएगी। लेकिन इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है, आइए चलिए पहले इनको समझते हैं कि इसमें ये 3 चीजें कैलकुलेट करी जाती है, और उसमें से जो सबसे कम होता है उतने का अमाउंट वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आता है कि एक्चुअल एचआरए कितना मिला आपको, कि अगर आपका एम्प्लॉयर ही आपको 10,000 रुपए के हिसाब से एचआरए दे रहा है आपकी पे स्लिप में, तो आपका टोटल एचआरए हो जाता है यहाँ 1,20,000 रुपए पूरे साल का। अब अगर आप किसी मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, तो 50% आपके बेसिक सैलरी का फॉर द रिलेवेंट पीरियड। तो अगर आपकी टोटल बेसिक सैलरी 50,000 रुपए महीने है, तो उसका 50% 25,000 रुपए, और 25 के हिसाब से 12 महीने के हिसाब से यहाँ 3 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ निकल के आता है। तीसरा आता है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड, कि आपने पूरे साल में रेंट कितना एक्चुअल में पे किया। तो मान लेते हैं कि आपका रेंट 30,000 रुपए महीने था, तो आपने पूरे साल में 3,60,000 रुपए दिए, माइनस 10% ऑफ द सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड, कि आपने यहाँ 5 लाख का जो सैलरी दिया था, उसमें उसका 10% दैट इज 50,000, तो 2.5 लाख रुपए यहाँ निकल के आता है। तो इसमें से आप मिनिमम देखोगे, जो एक्चुअल एचआरए है आपका 1,20,000 रुपए हमारे एग्जाम्पल में, तो वो आपका एचआरए उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन पे। तो सरकार क्या कह रही है आपको कि आप जाइए, आप घूमिए, आप रिलैक्स होइए, और जो भी आप उस पे खर्चा करेंगे जाने आने की फ्लाइट पे, जो इकोनॉमी की होनी चाहिए, या फिर रेल से रेलवे से जा रहे हैं तो आप फर्स्ट क्लास तक का, अगर आप ये दोनों कोई खर्चा करते हैं तो सरकार इस पे भी आपको टैक्स की छूट प्रदान करती है। आप जाइए, घूमिए फिरिए और टैक्स की छूट पाइए इस प्रदान। तो इसके अंदर क्या है कि आप 2 बार ही घूमने जा सकते हैं 4 साल के ब्लॉक में, तो घूमना तो है लेकिन 2 बार 4 साल के ब्लॉक। फिर आपका आता है कि पेट्रोल और कार का, अगर आपको कोई सरकारी गाड़ी प्रोवाइड करी गई है जिसको आप अपने ऑफिस ड्यूटीज में इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार अपनी पर्सनल ड्यूटीज, पर्सनल कामों में भी इस्तेमाल हो जाती है, तो सरकार का ये कहना है, देखिए कार तो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसकी कि कितनी वैल्यू निकालें, क्या निकालें, इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार ने क्या करा, एक बस नाम का 1,800 रुपये महीना, अगर आपकी गाड़ी का सिलेंडर, गाड़ी का इंजन 1600 सीसी से कम है और 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 2400, यही आपकी इनकम मानी जाएगी। असली गाड़ी अगर 10 लाख की भी है, 15 लाख की है, उसका कोई नहीं ध्यान दिया जाएगा, सिर्फ इन दोनों को आपकी छोटी सी इनकम में मान के आपको टैक्स दिया जाएगा। अगर आपने उसमें ड्राइवर भी रख लिया है तो ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी पे आपको कोई नहीं टैक्स देना, आपको सिर्फ 900 रुपये महीने के हिसाब से टैक्स देना है। और आता है लीव इनकैशमेंट। अगर आपके पास कोई छुट्टियां पड़ी थी, आपने छुट्टियां नहीं ली कभी, अब कोई सब प्रावधान आया, कोई चीज आई कि भैया आप छुट्टी के पैसे ले लो, तो सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो ये इतनी बहुत बढ़िया स्कीम निकाली हुई है कि आप कितना भी पैसा लो, अगर आप लीव इनकैशमेंट पॉलिसी में सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, जो डिफेंस पर्सनल भी होते हैं या फिर आप डिफेंस के एम्प्लॉयज हो, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इसके अंदर उन्होंने लिमिट बताई है। पिछले साल तक की ये लिमिट 3 लाख की थी, जो इसको इस साल बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। इसमें दूसरा होगा कि आपको एक्चुअल कितना पैसा मिला, अगर आपको 3 लाख की जगह 2 लाख ही मिला तो 2 लाख की ही छूट दी जाएगी। आपकी 10 महीने की सैलरी से ज्यादा आप छूट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको बचा, अगर आप डेथ के टाइम पे लेते हैं, जो भी आपको कैश मिला या जो भी मिला, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो एक बार हम अलाउंसेस को वापस, इससे पहले आप अगर देखोगे तो वो सारे आपके फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस थे, और अभी हम जो आखिरी के अलाउंसेस ये देख रहे हैं, ये पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है, जिसमें गवर्नमेंट ने लिमिट्स लगा रखी है या फिर कोई रूल बना रखा है कि आप कितना अलाउंसेस एग्जेम्प्ट करोगे, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो दोनों तरीके के अलाउंसेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए, कुछ इनकम ऐसी हैं जो सरकार ने बोला, जैसे हमने शुरू में समझा था, जिसपे आपको टैक्स ही नहीं देना।
सरकार कहती है भैया ये आप कमाओ, इस पे हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो जो हमने अपने काम के दौरान 4 महत्वपूर्ण डिफेंस वालों के लिए हमने देखी है कि ये आता है वो इस प्रकार। तो अभी तक हमने पढ़ा था अलाउंसेस कि आपको कुछ अमाउंट मिला है, उसमें से कुछ टैक्सेबल होगा और कुछ नॉन टैक्सेबल होगा। एग्जेम्प्ट इनकम वो इनकम है कि जो आपको मिली है बट पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, इस पे किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर सरकार से आपको कोई कम्यूटेड पेंशन के नाम पे पैसा मिल रहा है, आप रिटायर हो गए हैं, अब सरकार आपको पेंशन दे रही है, तो वो पेंशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी एंड जैसे दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गई, जैसे आपकी सीए का इंस्टीट्यूट हो गया आईसीआई, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर सिविल सर्विस वाले या डिफेंस सर्विस वाले जो भी पेंशन रिसीव करते हैं, सरकार ने इसके अंदर सीधी सीधी छूट दी हुई है। आप पेंशन जो भी आपने देश को आप काम कर चुके हैं, अब आपको जो पेंशन मिल रही है, सरकार अब उस पेंशन पे कोई टैक्स आपसे नहीं देगी। तो जो को पेंशन मिल रही है ये पूरी तरीके से टैक्स से बाहर है। कोई आपको पेंशन जो सरकारी पेंशन है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं दे। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपको एज एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो वो एटीसी में आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपके बिहाफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड के लिए तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, वो आपके इनकम में आके नहीं जुड़ता। अगर उसी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे कोई इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी आपका पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, उस पे भी कोई टैक्स नहीं देना होता। सिमिलरली अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में और उस पर कोई इंटरेस्ट आता है तो वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। तो चाहे इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का हो चाहे इंटरेस्ट एम्प्लॉय का हो, कंट्रीब्यूशन का हो, तो दोनों इंटरेस्ट ही एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन आपको ये जो ध्यान रखने वाली बात है कि एम्प्लॉयर अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में तो वो तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन आप जो कंट्रीब्यूट करोगे वो एटीसी के लिमिट के अकॉर्डिंग ही, जो कि 1.5 लाख है आज की डेट में, उतना ही एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। इसमें अगर आप प्रोविडेंट फंड से पैसा बाहर निकालते हो अपने रिटायरमेंट पे या टर्मिनेशन पे तो वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होती है आपके हाथ में, वो आपके इनकम में नहीं आती। यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज समझने की जो जरूरत है कि एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी आईटीआर में नहीं दिखाते हो। एग्जेम्प्ट इनकम का एक अलग से शेड्यूल होता है आईटीआर में, जहाँ पे जाके सारी एग्जेम्प्ट इनकम जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाई है वहां जाके दिखाई जाती है। अगर आप अपनी आईटीआर में एग्जेम्प्ट इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हो तो वो आपकी ब्लैक इनकम बन जाती है। तो इसीलिए कभी भी आईटीआर फाइल करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम सारी एग्जेम्प्ट इनकम को वहां जाके अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करें प्रॉपर्ली, सो दैट वो प्रॉपर्ली रिपोर्टेड हो सरकार की नजरों में। तो आखिरी इसके अंदर एग्जाम्प्ट इनकम है अगर आपकी कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट, कोई गवर्नमेंट की वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आती है, आप उसको अवेल कर लेते हैं और उसमें आपको कोई पैसा मिलता है। तो इसके अंदर सरकार ने मैक्सिमम लिमिट 5 लाख डाली हुई है, या फिर 3 महीने की सैलरी, जितने साल भी आपने काम किया, या फिर जो भी आपका समय बचा था, जितने भी, जैसे 2 साल बचे थे मुझे अभी रिटायरमेंट होने के, तो उसका जो भी मेरा पैसा बनता था, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो भी आपको टैक्स की छूट दी जाएगी। तो अभी तक हमने देखा आपकी अलाउंसेस क्या होती हैं और आपके एग्जेम्पशंस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी डिडक्शंस क्या क्या होती है। तो डिडक्शंस कैसे अलाउंसेस और एग्जेम्पशन से डिफरेंट है, जैसे मधुर जी ने बताया कि ऐसे कोई भी खर्चे जो कि आप नॉर्मली कर रहे हो लेकिन सरकार ने उसको आपका एक तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया है कि इतने इस खर्चे को आप डिडक्ट कर सकते हो अपने टैक्सेबल इनकम से। तो जैसे कि सबसे पहला इसमें आता है जो कि बहुत ही कॉमन है, 80C का डिडक्शन। 80C का डिडक्शन जो कि मैक्सिमम कैपिंग लगाई हुई है सरकार ने 1.5 लाख रुपए की। उसमें क्या क्या कवर होते हैं, जैसे आपने कोई यूलिप ले लिया, आपने कोई LIC पॉलिसी ले ली, प्रोविडेंट फंड में आपने कुछ अकाउंट खुलवाया और उसमें कुछ अमाउंट आपने डिपॉजिट करा दिया, अपने बच्चों की ट्यूशन फी अगर आप दे रहे हो, किसी आपने होम लोन ले रखा है और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे कर रहे हो वो भी यहाँ 80C के लिए कैलकुलेट होता है। इसमें ध्यान रखने की बात है कोई इंटरेस्ट का खर्चा यहाँ नहीं आएगा 80C में। तो अगर आपने मान लो पूरे साल में बैंक लोन में से आपका 10 लाख का लोन था, 5 लाख रुपए आपने चुकाए बैंक को, उसमें से कुछ हिस्सा आपका प्रिंसिपल का होगा और कुछ हिस्सा आपका इंटरेस्ट का होगा।
तो जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो आप एटीसी में काउंट करोगे, और जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट है वो आप एटीसी में नहीं लोगे, वो आप अपने हाउस प्रॉपर्टी में जाके लोगे, जो कि यहाँ सेक्शन 80 में भी हमने कवर किया है, जिसकी बात करेंगे छठे नंबर पे। इसके बाद आता है 80CCD। अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है तो इसमें भी 50,000 रुपए तक की डिडक्शन आपको मिलती है अलग से। तो अगर आप देखोगे तो ये टोटल फर्स्ट और सेकंड मिला के आपको टोटल 2 लाख रुपए की डिडक्शन, जो कि काफी कॉमन मानी जाती है एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, ये आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है मेडिकल प्रीमियम। अगर आपने कोई मेडिकल प्रीमियम पे किया है तो आपको 25,000 रुपए तक का अगर आपने मेडिकल प्रीमियम पे किया है तो आप उसकी टैक्स में छूट ले सकते हैं। अगर आपकी एज 60 प्लस, आप सीनियर सिटीजन है, तो ये 25,000 की लिमिट बढ़ा के 50 कर दी जाएगी। अगर आप अपने माता पिता का भी, पेरेंट्स का भी मेडिकल प्रीमियम आप ही पे करते हैं तो 25,000 से ये लिमिट और बढ़ जाती है। तो अगर हम मैक्सिमम देखें 60 साल से नीचे वालों के लिए, मैक्सिमम अगर खुद की और माता पिता की दोनों की मेडिक्लेम ले रखा है और हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 50,000। अगर 60 साल से ऊपर वालों के लिए 75,000। तो ये भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। फिर एक और अलाउंस आता है 80DD और एटी यू। ये क्या है, सरकार ने कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाई करी हुई है। आपके साथ कुछ हादसा हो गया या कोई आपको बीमारी हो गई है तो एक बहुत आम बात है, आपका उसमें खर्चा भी होगा। तो उस खर्चे को जो आप कर रहे हैं उसको सरकार चाहती है कि उस पे आपको टैक्स का बर्डन कम है। उस बर्डन को बचाने के लिए अगर सरकार ने 2 लिमिट दी हुई है, इसमें आपको कोई बिल नहीं प्रोड्यूस करने होते, बस आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप उस बीमारी से ग्रस्त, आपको बीमारी हुई है। उसमें भी सरकार ने 2 बीमारियां 2 तरीके की बताई हुई हैं कि एक बहुत ज़्यादा बीमार है, एक थोड़ा कम बीमार है। अगर आप थोड़ा कम बीमार हैं तो आपको 75,000 रुपये साल की छूट दी जाएगी, और आप काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं तो आपको 1,25,000 की छूट दी जाएगी। फिर आपका आता है कि आपने कोई पढ़ाई करने के लिए लोन उठाया। तो अगर आपने कोई पढ़ाई करने के लिए लोन उठाया था, उस पे आप कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो बिना लिमिट के 80E के अंडर कवर हो जाएगा। आखिरी इसके अंदर आता है जो हमने घर खरीदा, तो घर का जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मेन था, वो तो हमने 80C में क्लेम कर लिया। अब हमारा रह गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं या तो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर क्लेम कर सकते हैं, उसके साथ साथ 80EE करके भी एक सेक्शन है जिसमें आप उसको 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि जो आपने नया घर खरीदा है वो 45 लाख से कम होना चाहिए। अगर उस घर की कीमत 45, रजिस्ट्री की वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा है तो आप ये वाली डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। और ये लोन जो है वो आपको 31 मार्च 2022 से पहले पहले लेना है। अगर उसके बाद आपने कोई लोन लिया है तो वो इस सेक्शन में यहाँ कवर नहीं होगा। इसके बाद आता है आपका मोस्ट अगेन एक कॉमन डिडक्शन, सेक्शन 80G, कि अगर आप किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को कोई डोनेशन कर रहे हो तो इसमें आपका मैक्सिमम लिमिट दी हुई है कि जो भी आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी उस साल की, उसका 10% तक आप क्लेम कर सकते हो। तो इसमें चैरिटेबल के साथ साथ जैसे पीएम केयर फंड आया था वो भी इसी सेक्शन में कवर होता है, या फिर कोई रिलीफ फंड जो सरकार से भी चलाती है। तो आपके ट्रस्ट नॉर्मल भी हो सकते हैं, सरकार की स्कीम भी हो सकती है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आप दे रहे हो क्या वो 100% डिडक्शन के लिए अवेलेबल है या 50% डिडक्शन के लिए अवेलेबल है। इसकी लिस्ट भी अगर आप चाहते हो तो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन सी लिस्ट है जो कि 50% पे आती है और कौन कौन सी 100% में आती है। जनरली अगर आप समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट है जो कि चैरिटेबल है तो वो सारी 50% के लिमिट्स में आती है, कि अगर आप 100 रुपये वहाँ डोनेट करोगे तो सिर्फ 50 रुपये ही एलिजिबल होगा आपके सेक्शन 80G के अंदर। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड फंड्स हैं तो वो पीएम केयर फंड 100% की लिमिट में आता है। फिर इसके बाद आता है कि अब कुछ ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति को एचआरए ना मिलता हो लेकिन वो रेंट के घर में रहता हो, तो सरकार उसको भी छूट देती है जो आप रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रुपये महीना की ही वो छूट ले सकता है। 5,000 रुपये से महीने से ज़्यादा की छूट उसे अवेलेबल नहीं है। इसके बाद डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 80GGC। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल डोनेशन किया है तो उस पर कोई सरकार ने लिमिट नहीं लगा रखी है, आप जितना अमाउंट भी डोनेट करोगे वो 100% आप उसको डिडक्शन क्लेम अपनी इनकम से कर सकते हो। फिर एक और सेक्शन आता है सेक्शन QQB। अगर आपने कोई किताब लिखी है,
ठीक है, आपको कोई साहित्य की किताब लिखी है, इसमें टेक्स्ट बुक, पढ़ाई की टेक्स्ट बुक नहीं आती है कि आपने कोई एनसीईआरटी की सॉल्यूशन निकाल दिया, वो नहीं आता है। आपने कोई फिक्शन, कोई भी कहानी की किताब, कोई रिसर्च की किताब, कोई ऐसी किताब जो कॉमर्शियलाइज़ नहीं हो सकती, तो स्टूडेंट के लिए बेचने का पर्पस नहीं है, आप समाज की उन्नति के लिए आप वो किताब लिख रहे हैं, अपने विचार प्रदान कर रहे हैं। तो उसके अंदर सरकार ने कहा है अगर आपको ऐसे में 3 लाख रुपए तक की रॉयल्टी आ रही है, तो आप उस पे भी टैक्स ना दें। इसका सेक्शन को लाने का मेन पर्पस यही था कि इंडिया के अंदर लोग लिखें, अपना इनोवेशन करें, कोई टेक्नोलॉजी नई लाएँ और उस पे टैक्स की छूट ले लें। तो लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि 3 लाख रुपए तक ही आप डिडक्शन मिलेगी। अगर आपको रॉयल्टी में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो 5 लाख रुपए आप अपनी इनकम में दिखाओगे और नीचे डिडक्शंस में आप 3 लाख रुपए उसको माइनस कर दोगे। इसके बाद आता है सेक्शन 80TT ए एंड 80TT बी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 50,000 रुपए, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 10,000 रुपए की लिमिट है कि अगर आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि हमें नॉर्मल बैंक से मिलता है, तो उस इंटरेस्ट पे शुरू के 10,000 रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी और 10,000 के ऊपर कुछ भी होगा तो वो आपका टैक्सेबल बन जाता है। सिमिलरली यही लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए है कि अगर उनको 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट सेविंग बैंक पे उनको एग्जम्प्ट डिडक्शन मिल जाएगा। और इसके अंदर हमारा आखिरी आता है कि आजकल सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत प्रमोट कर रही है। सरकार चाह रही है डीजल, पेट्रोल खत्म हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आए और जितना हो सके पॉल्यूशन कम रहे, वातावरण सारा प्रदूषित ना हो। अब उसके लिए सरकार ने ये बोला है कि जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उस कार को लोन में लेने के लिए, उस इंटरेस्ट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। मतलब 1.5 लाख रुपए तक की आपको उस इंटरेस्ट की पेमेंट की छूट मिल जाएगी। तो आपका जो खर्चा उस कार का हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं 30% की जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसकी छूट इनडायरेक्टली सरकार ने आपको दे दी है, जिससे आपको गाड़ी सस्ती पड़े। तो अब ये सारी छूट थी इनकम की। हमने सोचा थोड़ा सा कैपिटल गेन का भी हम कवर कर लें। अगर आपने कोई घर नया खरीदा है, पुराना घर बेच दिया है और नया घर खरीदा है, तो जो आप नया घर में पैसा डाल रहे हैं या पुराना घर बेचने से जो आपको प्रॉफिट हुआ था, सरकार ने उस पे भी छूट दी हुई है। लेकिन इस साल से इस छूट की लिमिट 10 करोड़ कर दी गई है। तो आप अगर एक घर बेच के दूसरा घर खरीदते हैं, तो आपको उसके प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि आपने एक 2 करोड़ रुपए का घर बेचा, जिसपे आपका 50 लाख रुपए का गेन हुआ। अब आप एक नया घर ले रहे हो जिसपे आप वो पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए जो कि आपको सेल वैल्यू आई थी, आप पूरे पूरे वो पैसे यूज करके एक नया घर ले रहे हो या बना बनाया घर ले रहे हो या फिर या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। बनवा भी रहे। ठीक है, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि वो पूरे 2 करोड़ रुपए आपको वहाँ खर्च करने हैं, तो जो भी आपका गेन हुआ है यहाँ 50 लाख रुपए का, वो आपका यहाँ आके एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर आप वो 2 करोड़ रुपए में से कुछ पार्शियल अमाउंट ही खर्च करोगे, जैसे कि मान लेते हैं आपने सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किया 90%, तो आपका प्रोपोर्शनेटली वो गेन भी उतने ही एग्जम्प्ट होगा उस प्रोपोर्शन में ही। फिर गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स भी निकाले हुए हैं। आज रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन आरईसी के बॉन्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे नोटिफाइड आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको हमारा पुराना वीडियो ही देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो किया है और आप 6 महीने के अंदर अंदर इन बॉन्ड्स को ले लेते हैं, तो आपको छूट मिल जाएगी टैक्स की। लेकिन इसमें भी एक देखने की बात है कि 50 लाख से ज़्यादा की छूट सरकार नहीं देती है। फिर आपका आता है अगर आपने शेयर मार्केट से कोई गेन कमाया है, आपने कोई शेयर्स बेचे हैं, खरीदे हैं, उससे कोई गेन कमाया है, इसमें सरकार ने आपको 2 महत्वपूर्ण टैक्स की छूट दी है। एक तो 1 लाख रुपए तक का कोई गेन आपको टैक्स नहीं देना। अगर आप शेयर मार्केट से लाख रुपए का गेन कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना। दूसरा, आपने कोई शेयर खरीदा था जो 31 जनवरी 2018 से पहले का था, तो जितना भी आपको प्रॉफिट 31 जनवरी 2018 का हुआ, वो आपको नहीं देना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर आपने मान लो आपने 31 जनवरी 18 के पहले कोई शेयर खरीदा था 1 लाख रुपए का, जो कि 31 जनवरी 18 को आकर 1.5 लाख रुपए का हो गया। अब उस शेयर को आप आज जाकर 2.5 लाख रुपए में बेचते हो, तो आपका गेन तो वैसे 2.5 लाख माइनस 1 लाख जो आपकी कॉस्ट थी 1.5 लाख रुपए तक का हुआ, लेकिन सरकार बोलती है कि जो भी उस दिन 31 जनवरी को उसकी कॉस्ट थी, जो कि हमारे एग्जांपल में 1.5 लाख रुपए, आप उसको अपनी ओरिजिनल कॉस्ट मान लो और अपना गेन कैलकुलेट कर लो। तो उस तरीके से आपका जो तब तक का इंक्रीज था, प्रॉफिट था, वो सरकार आपको कॉस्ट में मान के एग्जेम्प्ट कर देती है। तो आप देखेंगे आपको 1.5 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा।
तो ये मेजर आपकी छूट थी जो अब सरकार आपको दे रही है। बट यहाँ आपको ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि ये सारी छूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलती। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, ये जानने के लिए आप वापस हमारा फर्स्ट वेबिनार था वो डिटेल में देख सकते हो कि कैसे हम किस एसेट पे हम लॉन्ग टर्म मानते हैं, किस एसेट को हम शॉर्ट टर्म मानते हैं। सो एक बार जल्दी से मैं टैक्स रेट करते हैं, फिर हम एक बार यूटिलिटी पे चलेंगे कि कैसे हम टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल। जैसे कि आप जानते हो कि आज के डेट में हमारे पास दो रिजीम का ऑप्शन है कि आपको अपना टैक्स ओल्ड रिजीम में देना है या न्यू रिजीम में। ओल्ड रिजीम जो हमारा पुराना चला आ रहा था, जहां हमारी टैक्स स्लैब थी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख एंड 10 लाख के ऊपर वाले। ठीक है, अब सरकार फिर एक नया रिजीम लेकर आई थी जिसमें सरकार ने कुछ रिड्यूस रेट दिए थे पिछले सालों तक। तो अगर 15 लाख रुपए तक की बात करें तो पिछले साल तक ये टैक्स बन के आता था 1,87,500। इस साल सरकार ने न्यू रिजीम के टैक्स रेट को ही चेंज करके और भी कम कर दिया है। तो अगर आप 15 लाख पे देखोगे कितना आपका टैक्स अब बनकर आता है 1.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप बेसिक डिफरेंस क्या होता है न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम में, कि आप न्यू रिजीम में किसी भी तरह के डिडक्शंस को, जो भी हमने बात करी है अभी डिडक्शंस की, वो डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट आप पॉलिटिकल डिडक्शन। ठीक है, इसमें एक और छोटी सी देखने वाली बात ये थी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, टोटल इनकम 7 लाख रुपए है, उससे नीचे ही है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी टैक्स बन रहा है उसका रिबेट मिल जाएगा। यही चीज ओल्ड रिजीम में सिर्फ 5 लाख रुपए है और न्यू रिजीम में आपकी 7 लाख रुपए है। तो एक हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि अगर आप यही ओल्ड रिजीम में जाने का जब फायदा है जब आप पे एचआरए हो या आपके पास डिडक्शन। तो इसमें ये हमने 4 केस बनाए हैं। दो ओल्ड रिजीम के अंदर 2 केस हैं। पहले केस में हमने माना है कि आप कोई भी एचआरए क्लेम नहीं करते, क्योंकि आप रेंट वगैरह नहीं पे करते तो आप एचआरए भी क्लेम नहीं करते। दूसरे केस में हमने माना है कि आप 20,000 रुपए का पर मंथ का एचआरए के हिसाब से पूरे साल का 2,40,000 रुपए का एचआरए क्लेम करते हो। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे, आपका टोटल टैक्स अमाउंट ओल्ड रिजीम के अंदर बन के आता है 74,500। वही अगर आप एचआरए क्लेम करते हो तो आपका टैक्स बन के आता है 26,500 रुपए। इसी चीज को हम अगर न्यू रिजीम पे न्यू रेट पर ले जाए, जो कि आज लागू होगा, तो वो आपका टैक्स बन के आता है 60,000 रुपए। तो अगर इस न्यू रिजीम को मैं आपके फर्स्ट सिचुएशन से कंपेयर करूं, तो यहाँ आपकी टैक्स सेविंग होती है 14,500 रुपए। बट ये तभी होती है जब आप एचआरए वगैरह क्लेम नहीं करते। वही चीज अगर मैं आपका सिचुएशन 2 से कंपेयर करूं, जहां आप सारे डिडक्शंस क्लेम करते हो, सारे एचआरए क्लेम करते हो, तो आपका टैक्स पहले ही 26,500 पे था। तो न्यू रिजीम में जाने पे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, आप अभी भी 33,500 का एडिशनल टैक्स न्यू रिजीम में दे रहे हो। तो इस केस में जहां की एचआरए डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हो ऑलरेडी, वहां आपका ओल्ड रिजीम ही बेहतर माना जाता है। इसके लिए आपको अगेन एक टैक्स कैलकुलेटर हमने बनाया हुआ है, जहां आप इजिली अपना सारा अमाउंट टोटल डाल के चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेहतर होगा। तो अगर यही हम 20 लाख पे ले जाएं इसी सेम सिचुएशन को, तो हम देखेंगे अगर कोई आप डिडक्शन नहीं दे रहे हैं तो ओल्ड रिजीम हमारे लिए फायदेमंद है, 55 न्यू रिजीम फायदेमंद है, माफ कीजिएगा, और 55,000 का हम टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम डिडक्शंस ले रहे हैं तो फिर हमारा ओल्ड रिजीम ही बेनिफिट देगा और हम 4,500 रुपए का टैक्स बचा पाएंगे। तो अभी भी मोटा माटी अगर आप सारे डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो तो एक तरीके से ओल्ड रिजीम को ही बेहतर माना गया है। तो अब इनकम टैक्स आपको पोर्टल पे सिखाने से पहले कि कैसे भरा जाएगा या फिर एक फॉर्म खोल के सिखाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए कि अब आप रिटर्न भरने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या अपने पास रेडी रखना है। तो इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है, 3 कैटेगरी ऑफ लोगों में बांटा है। पहली कैटेगरी आती है वो लोग जो कि सिर्फ सैलरी इनकम कमा रहे हैं और अपने बैंक से इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं। उनके केस में आपको अपना पैन नंबर तैयार रखना होगा और अपना इनकम टैक्स पोर्टल का पासवर्ड तैयार रखना होगा। सैलरी के आपको फॉर्म 16 मिलेंगे, पे स्लिप्स आपकी एम्प्लॉयर से मिलेंगे, ये दोनों चीजें वो तैयार रखनी होंगी। आपका बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है हर साल कि आपको पूरे साल में कितना सेविंग पे इंटरेस्ट बैंक से आया है, वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा। आपके अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो क्या उसका एक लिस्ट कि बैंक का नाम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है और उसका आईएफएससी कोड क्या है। ये सारे कुछ आईटीआर में रिपोर्ट्स होते हैं, तो आपको एक वो लिस्ट तैयार रखनी होगी। आपका फॉर्म 26AS, जो कि आपके अगर आपका इनकम टैक्स लॉगिन तैयार है तो वहीं से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS स्टेटमेंट जिसको कहते हैं,
ये भी आपके इनकम टैक्स लॉगिन पे ही आपका मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप किसी सीए से या हमसे फाइल कराओगे तो यहाँ वो इनकम टैक्स लॉगिन से ही एक्सेस कर लिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी आती है कि जो कि सैलरी और इंटरेस्ट के अलावा आपके पास कैपिटल गेन और रेंटल इनकम भी आती है। तो ये सारा डेटा जो केस 1 में था ये तो चाहिए ही, इसके अलावा कि आपका अगर रेंटल इनकम आ रही है तो आपके टेनेंट की डिटेल, कि उनका पैन और एड्रेस, क्योंकि वो आपको दिखाना होता है आईटीआर में। आपकी प्रॉपर्टी, जो भी जिस प्रॉपर्टी से आप रेंटल ले रहे हो या रेंटल नहीं भी आ रहा, उस प्रॉपर्टी की डिटेल, एड्रेस, रेंट रिसीट्स और आपका टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रोकर। अगर आप ज़ीरोधा से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़ीरोधा भी आपको एक पीएनएल स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है कि आपका पूरे साल में कितने का आपने कौन कौन से स्क्रिप्ट बेची है, उस पर कितने का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो ऐसे ही कोई भी डीमेट अकाउंट अगर आप यूज करते हो तो उसमें एक आपका टैक्स पीएनएल का ऑप्शन आता है, वो पीएनएल, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ रेडी रखने होंगे। सिमिलरली तीसरा ऑप्शन आता है इसमें कि इनके अलावा अगर आप बिजनेस इनकम भी कमा रहे हो या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम या प्रोफेशनल इनकम भी आपकी आ रही है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ फिर आपको ये एडिशनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि आपका पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट, अगर आप पे जीएसटी भी आपने ले रखा है तो जीएसटी के लॉगिन्स, जीएसटी के रिटर्न्स जो कि आपको वहाँ लॉगिन से ही मिल जाएंगे। और अगर आपने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है, बाहर कोई एसेट खरीदा हुआ है या किसी शेयर मार्केट में पैसे डाले हुए हैं, तो वो उन इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स भी आपको रेडी रखनी पड़ेगी। तो ये 3 कैटेगरी में हमने इनको बांटा हुआ है। ठीक है मयंक, सर अब एक बार पहले आईटीआर पे चलते हैं कि आईटीआर कैसे भरा जाता है, हाँ जी। कि यूटिलिटी का कैसे होता है, हम उस पर बढ़ते हैं। एक सेकंड। अगर आपको आज की डेट में प्रैक्टिकली आईटीआर खुद भरना हो तो आप वो कैसे भरोगे, वो भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। इतने किसी के कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में करते हैं, इतने मैं लॉग इन करके तैयारी करता सर फॉर्म 16 कब मिलेगा? जनरली फॉर्म 16 15 जून तक कंपनियां दे देती हैं और उसके बाद ही फिर हम फाइलिंग का काम शुरू करते हैं। उसके पहले हम सारी आपकी इनकम कितनी है, क्या है, सब कुछ ट्रैक करके एक जगह रख लेते हैं, बट फाइलिंग, फाइनल फाइलिंग हम उसके बाद ही करते हैं। तो ये आपको 15 जून तक जनरली आपकी कंपनी आपको दे देगी। EGIF क्या होता है? सर अगर EGIF से आपका मतलब आर्मी इंश्योरेंस है तो वो आपका सारा इंश्योरेंस 80C के अंदर ही आता है। तो वो जो 1.5 लाख की आपकी लिमिट है उसके अंदर ही आएगी। पंकज सर आपको अपना क्वेश्चन एक बार वापस लिखना पड़ेगा, मेरे को ऊपर आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। तो एक बार प्लीज आप अपना क्वेश्चन वापस लिख दें। Is it smart to file on own or get it filed by you? Steve Rogers sir. Sir, depends. If you know all the sections, how to file it, you can file it on your own. If you think कि आप अगर कुछ डिडक्शंस वगैरह मिस कर दोगे या फिर कुछ एडिशनल रिफंड आपको मिल सकता है जो कि आप मिस कर दोगे, तो you can get it filed through us as well. Both are the smart options. Can we fill ITR with help of 24AS? सर फॉर्म 24AS नहीं 26AS होता है, एंड 26AS से आपको बस कुछ आपका कितना TDS डिडक्ट हुआ है वो हम ट्रैक करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी AIS स्टेटमेंट, आपने क्या कैपिटल गेन करा है, आपका पे स्लिप, फॉर्म 16, वो सब चीज़ें भी आपको मैच करनी पड़ेगी अमर सर। अभिषेक शर्मा सर, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड अगेन 80C के अंदर आएगा। कुलदीप सिंह सर, प्लीज टेल HRA डिडक्शन अगेन। HRA डिडक्शन सर अगेन आपका वो जो फॉर्मूला दिया गया है उससे आपको देखना है, ये आपको पूरी यूट्यूब रिकॉर्डिंग वापस से मिल जाएगी, आप वहां से वापस देख सकते हो। तो उन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वहां से आप देख सकते हो, और साथ साथ ही आपको एक कैलकुलेटर यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा हमारी ओर से, जिसमें आप सिंपली अपना अमाउंट पुट करके आप चेक कर सकते हो कि HRA में कितना डिडक्शन आपको मिलेगा। सर अगर प्रीवियस इंक्रीज्ड अलाउंस अभी मिला है तो उसका रिटर्न कैसे मिलेगा? सर अगर अभी आपको कोई अलाउंसेस मिलता है तो जनरली कंपनी वो इसी साल के इनकम में ऐड करती है, तो वो अगर इसी साल के इनकम में ऐड करेगी तो अलाउंसेस भी आपको इसी साल में मिलेगा।
तो ठीक है। अभी बाकी के क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं, एक बार हम समझ लेते हैं। तो जब भी आपका ये इनकम टैक्स का रिटर्न का पोर्टल है, आप इसको डाउनलोड एक बार अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप इसको खोल सकते हैं। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में आपको 2 चीज़ बताई थी कि आपको यहाँ पे जाके 26 AS डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे आप जाइए, इस पे क्लिक कीजिए। तो भी आपकी, मैं प्राइवेसी के कारण आगे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे जाके अपना 26 AS व्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने सारा जो भी ट्रांजेक्शन की डिटेल है, जिसपे भी सरकार ने TDS काटा है, वो सारा आ जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका आता है AIS स्टेटमेंट। ये आपकी सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज के अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आएगी। आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट करेंगे, एक नया टैब खुल जाएगा और इसी के अंदर आप अपना साल पे क्लिक करके अपना AIS स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। जब ये 2 डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो सरकार की भरने की एक यूटिलिटी आती है, जिसको इनकम टैक्स यूटिलिटी बोला जाता है। फिर हम अब वहां से ये सारा चीज डाउनलोड करके बाहर आ जाएंगे और इस इनकम टैक्स यूटिलिटी पे या तो ऑनलाइन या फिर हम ऑफलाइन, जैसा हमारे को सही लगता है, हम इस यूटिलिटी पे भर सकते हैं। मधुर जी, हम्म, एक बार गूगल में दिखा सकते हैं क्या URL तक कैसे जाना, क्या सर्च हाँ, मैं करना एक बार गूगल पे भी दिखा दूँ। है? तो आप जब गूगल पे जाएंगे, तो यहाँ पे इनकम टैक्स ई फाइलिंग सर्च कीजिएगा। तो इनकम टैक्स जब ई फाइलिंग सर्च करेंगे, तो एक सरकारी वेबसाइट आएगी, incometaxindia.gov.in। जब आप इस पे क्लिक करेंगे होम पे, तो आपका ये वाला डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें देखने की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है .gov.in। जो भी सरकारी वेबसाइट है वो .gov से होगी, और सरकारी वेबसाइट कभी कोई पैसा नहीं मांगती, कहीं कोई पैसे का कहीं प्रावधान नहीं होता। तो अगर कोई आप फेक वेबसाइट पे जा रहे हैं, उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है .gov.in। फिर आप यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। जब आप पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे, तो आपको पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जो आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड डाल देंगे, आपका ये लॉगिन का पेज खुल जाएगा। इसके अंदर जैसे मैंने मुकेश जी बताया कि आप वहाँ पे जाके 26 AS, 26 AS या फिर उसमें जाके AIS देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, जो मैं आपको यूटिलिटी का बता रहा था। आप यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा यूटिलिटी लिखा आ जाता है। अगर आपको यूटिलिटी से नहीं करना, ऑनलाइन भरना है, तो ई फाइलिंग में जाके इनकम टैक्स में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू भी भर सकते हैं। जैसे ही आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, तो फिर वो आपसे साल पूछेगा और आपका ITR का नंबर पूछेगा। जैसे हम अगर इस साल जाते हैं, तो अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर इसके अंदर फिर आपका ऑप्शन आ जाता है, आप उसको आगे कंटिन्यू करके भर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, यही वाला पेज आपका वापस खुल जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या कि इन कौन सी वेबसाइट पे जाना है, AIS कैसे डाउनलोड होगा और इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरी, मतलब शुरुआत कैसे कर सकते हैं किसी को? ठीक है, तो जब आप इनकम टैक्स को हम एक एक करके लेते हैं, एक एक करके हम हर सेक्शन के अंदर जाएंगे। सबसे पहले आपका जनरल आ जाता है। जनरल के अंदर आप बेसिक डिटेल भरते हैं कि आपका नाम, पता, बैंक का डिटेल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कहाँ रहते हैं, क्या आपका एड्रेस है, हर चीज़ यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सारे बैंक अकाउंट आप सही से डिस्क्लोज करें। कोई भी बैंक अकाउंट रह ना जाए, चाहे आप आपकी बिजनेस इनकम है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे बैंक आपको भरने होंगे। जब आप सारे बैंक की डिटेल, अपनी पर्सनल की डिटेल डाल देंगे, तो फिर आपका आता है सैलरी का शेड्यूल। आप देख लीजिए, शेड्यूल सैलरी पे जाइए, क्लिक कीजिए शेड्यूल सैलरी पे। यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयर का डिटेल डाल सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, उनका टैन नंबर क्या है। ये 20 आपके 16A से 16 फॉर्म 16 से आपको मिल जाएगा सारा डिटेल। वो सरकारी है, प्राइवेट है, वो डाल सकते हैं, वो कहाँ का उसका एड्रेस है वो डाल सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो जो आपको वो पैसा दे रहा है, जिस जिस नाम का दे रहा है, जो हमने आपको सैलरी स्लिप बताया, फॉर्म 16 में भी ये चीज़ उपलब्ध रहता है कि आपको किस चीज़ के नाम का पैसा दिया जा रहा है। तो जो भी आपकी बाइफर्केशन आपके फॉर्म 16 में है, वो एज इट इज बाइफर्केशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और वहाँ पे उतना अमाउंट यहाँ लिख दोगे। ये आपकी पूरी इनकम की डिटेल है कि आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला क्या क्या है, चाहे वो बेसिक नेचर ऑफ सैलरी दिखा के वो करते हैं, उसके साथ में अगर कोई परक्विजिट मिली है वो भी आपके फॉर्म 16 में आता है, साथ में आप वो परक्विजिट दिखाओगे।
और इसके अलावा कुछ और भी मिला है आपको जैसे कमीशन वगैरह, वो सेक्शन सी में यहाँ पर आ जाता है। तो ये पार्ट आता है जहाँ की आप सारा कुछ रिसीट, अपनी इनकम की डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करते हो। इसके बाद आता है आपका अलाउंसेस। जो हमने अलाउंसेस की बात करी, वो सारे सेक्शन की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो जो भी आपका अलाउंसेस है वो एक एक करके आप यहाँ सिलेक्ट करोगे, और कितना अलाउंसेस आपको मिला है वो यहाँ पे आप डालते जाओगे। ठीक है, अलाउंसेस के बाद फिर आते हैं डिडक्शंस पे, कि कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का सरकार देती है, कि इररिस्पेक्टिव आपको कितनी इनकम हो रही है, 50,000 रुपए तक की डिडक्शन आपको सरकार देती है। अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है तो वो 200 रुपए महीने के हिसाब से यहाँ भी वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये डिडक्शंस अलग हैं आपके 80 सेक्शन 80 के डिडक्शन से, जिसको अभी हम दिखाएंगे कहाँ पे भरा जाता है। तो जो हमने अभी अलाउंसेस में, एक बार आपको फिर से चीज बता देता हूँ। हमने इसको 3 पार्ट में समझा था। तो जो ये आपके अलाउंसेस है और आपके जो ये अलाउंसेस हैं, ये सारे ये आपको सैलरी के शेड्यूल में एग्जम्प्ट अलाउंसेस यहाँ पे भरे। हाँ जी। ठीक है, अभी हम डिडक्शन और एग्जम्प्ट इनकम पे आएंगे, बट अभी अलाउंसेस आपको यहाँ। अब हम चलते हैं कि डिडक्शंस कहाँ भरनी है। ठीक है, ये था आपका सैलरी का पार्ट, कि आपने सैलरी का शेड्यूल पूरी तरीके से भर दिया। यहाँ पे आपके अलाउंसेस आ जाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं डिडक्शंस। 80D 80G के स्पेशल दिए हुए हैं, वो यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा सारे शेड्यूल 6A में आप अगर देखोगे तो इसके अंदर सारी डिडक्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। ATC जो कि 1.5 लाख रुपए तक का है, यहाँ आप अपना एग्जैक्ट अमाउंट जो आपको मिला है वो आप देखोगे कि कितना आपने उस पर्टिकुलर चीज में पैसे डाले हैं, वो आप भरोगे, उसमें से कितना एग्जाम्प्ट है वो वहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली 80D का अमाउंट, 80CCD जो पेंशन हमने अभी समझा, वो सारा अमाउंट यहाँ पे NPS वगैरह जो भी हमने समझा, वो सारा कुछ एक एक करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपना डिडक्शंस तो देख जितने सकते भी हैं। डिडक्शंस अभी हमने पढ़े थे वो सारे यहाँ ड्रॉप डाउन में अवेलेबल हैं। आप वो सिलेक्ट करते जाओगे जो भी आप पे एप्लीकेबल है, और उसका अमाउंट यहाँ पे साथ में लिखते एक जाओगे। एक करके आप सेक्शन खोलते जाइए, लिस्ट में देखते जाइए और इसको भरते जाइए। तो हमने अभी डिडक्शंस भर लिए हैं। अगर हम वापस पीपीटी में देखें, हमने सैलरी का शेड्यूल भर लिया है, हमने अलाउंसेस भर लिए हैं, हमने डिडक्शंस भर लिए। बैंक ने एक बात आपको महत्वपूर्ण बोली थी कि एग्जम्प्ट इनकम वो इनकम है जिन पे हमें टैक्स नहीं देना, लेकिन हमें सरकार को बताना है कि ये वो इनकम है जिस पे मैं टैक्स नहीं दूंगा। और आपके उसके अंदर ही प्रावधान में आपके यहाँ ही लिखा हुआ है कि भैया लॉ में, कानून में, कि भैया इस पे टैक्स नहीं देना। तो इसमें आप जाएंगे, देखिए एक शेड्यूल है, शेड्यूल फॉर एग्जम्प्ट इनकम। तो आप यहाँ पे आइए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, शेड्यूल फॉर एग्जम्प्ट इनकम खोलिए। शेड्यूल में जैसे अगर आपका कोई इंटरेस्ट, जैसे आपने कोई बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, वहाँ पे इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं है, तो आप वो यहाँ भर सकते हैं कि जी हमारे पास ये इंटरेस्ट मिल रहा है मगर इस पे कोई टैक्स नहीं है। आप एग्रीकल्चर से कोई इनकम आपकी आ रही है, सिंस सरकार एग्रीकल्चर पे कोई खेती बाड़ी पे कोई जैसे एग्रीकल्चर, हमने एक एग्जांपल दिया था, आपके प्रोविडेंट फंड से कोई इंटरेस्ट आता है वो एग्जाम्प्ट होती है, तो वो सारा इनकम आप यहाँ आके दिखाओगे। फिर अदर एग्जम्प्ट इनकम में आप जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि डिजास्टर पे मिल रहा है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हमने आपको बताया था वहाँ का मिल रहा है, आपको सुपर एनुएशन फंड मिल रहा है, आपको पेंशन मिल रहा है, परमवीर चक्र वालों को, वीर चक्र वालों को, आर्मी को पेंशन मिल रहा है। तो आप देखेंगे सारा सरकार ने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट सारे देखिए और यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम डिस्क्लोज जरूर कीजिए। इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इससे मेरे काफी फायदे रहते हैं। एक तो मेरा सरकार को पता रहता है कि मेरे पास कितना पैसा है, कल लोन उठाने में, कोई क्रेडिट कार्ड लेने में, हाउसिंग लोन लेने में, वीजा अप्लाई करने में भी बहुत सहूलियत रहती है। अगर आप जितना इनकम दिखाओगे, वो बैंक लोन्स इन सब के लिए आपका स्कोर उतना बढ़ता जाएगा उनकी नजरों में, कि उनको दिखेगा कि आपके पास इतना पैसा है तो आप सक्षम हो उस लोन को रिपे करने के लिए। अगर ये छोटी छोटी इनकम्स होती हैं जो कि हम भरना भूल जाते हैं ITR में, जिससे आपका टोटल इनकम, जो आपकी वाइट इनकम है, वो कम दिखती है ज्यादा होते हुए भी। ठीक है,
तो अब हम देख सकते हैं हमने आज के सेशन में सारे अलाउंसेस कवर कर दिए हैं, कैसे इसको आईटीआर में भरना है ये कवर कर दिया है। एग्जम्प्ट इनकम हमने सारी कवर कर दी है, कैसे भरना है, एंड सिमिलरली डिडक्शंस भी हमने भर दिए हैं क्या कवर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। आपके कोई सवाल हो? कोई भी आपके और कोई सवाल, जितने भी चैट बॉक्स में सवाल थे उनके जवाब मैंने दे दिए हैं, तो इसके अलावा कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। आप अपनी ऑडियो का भी रिक्वेस्ट हमें रेज कर सकते हैं, हम आपका ऑडियो अलाउ कर देंगे। तो 3 लोगों के रिक्वेस्ट आए हुए हैं ऑडियो में, तो मैं एक एक करके अलाउ कर रहा हूँ। अरुण प्रताप सर, हाँ जी सर, आप बात कर सकते हो। हेलो अरुण सर। बलवंत सर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप बात कर सकते हो। दीपांकर सर एंड परमेंद्र सर, आप भी अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते फॉर्म 16 फॉर आर्मी पर्सनल। सर सारे फॉर्म 16 जो है 15 तक आते हैं। सर मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि मेरे पास 2 प्रोविडेंट अकाउंट है सर, तो इसका एग्जामिशन अमाउंट क्या रहेगा कि मतलब जैसे कि मेरा आर्मी प्रोविडेंट फंड तो हो गया होगा और पब्लिक प्रोविडेंट भी मैंने किया है, सो व्हाट विल बी द एग्जामिशन अमाउंट, 1.5 लाख और 3 लाख? टोटल मिला के 1.5 ही होता है। ओके सर। ठीक है सर, फॉर्म 16 फॉर आर्मी पर्सनल 15 जून तक आएंगे। अरुण प्रताप सर, इफ आई बाय ए लाइफ इंश्योरेंस टुडे विल आई एबल टू बी गेट एग्जेम्पशन इन द आईटीआर फाइलिंग फॉर दिस ईयर इटसेल्फ? सर जो भी आप पिछले साल करोगे उसका ही एग्जेम्पशन आपको मार्च 31 तक वालों का ही एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। इस साल अगर आपने कुछ किया है मार्च 31 के बाद, तो वो इस साल के आईटीआर जब नेक्स्ट ईयर भरी जाएगी तभी आप क्लेम कर सकते हो सर। सर इनकम टैक्स कैसे रिटर्न करता है? सर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न की आईटीआर फाइल करोगे, उसमें आप जो भी आपका रिफंड बनता है वो हमें वहाँ फाइल करना होगा। तो जनरली 2 से 3 दिनों में, हफ्ते भर में आजकल आपका टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो जाता है, फिर आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। हाउ मच यू चार्ज फॉर फाइलिंग? सर अभी हम आपको एक लिंक देंगे जिसमें हमने स्पेशल ऑफर फौजी अड्डा से एसोसिएटेड सारे आर्मी प्रोफेशनल्स के लिए रखा है। उस एक नॉमिनल सा चार्ज रखा है अपनी छोटी सी कॉस्ट को कवर करने के लिए, उसके थ्रू आप फाइल कर सकते हो। सर इफ 1 लाख टैक्स डिडक्शन हाउ मच पॉसिबल ऑफ रिफंड? सर वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या डिडक्शन एलिजिबल हैं, आपकी इनकम कितनी है, अकॉर्डिंगली हम आपको बता पाएंगे कि आपका कितना उसमें रिफंड आ पाएगा। हाउ मेनी टाइम आई कैन चेंज माई टैक्स रिजीम? सर ये आप हर साल चुन सकते हो अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है, सिर्फ आप सैलरी कमा रहे हो, तो आप हर साल आपके पास ऑप्शन है कि आप ओल्ड या न्यू में चुन सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट कर रहा है। इसके लिए आप हमारे टैक्स कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। चाल सर आई डोंट अंडरस्टैंड वीडियो पे, सर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। Now we can file ITR in old type. Yes sir, you can still file ITR in old regime. सर हमारे टैक्स अपडेट कब तक हो जाएंगे? सर जनरली टैक्स अपडेट जो है पोर्टल पे 15 जून तक होता है, तो इसीलिए हम 15 जून के बाद ही पिक करना शुरू करते हैं। बट काफ़ी केसेस में पहले भी हो जाता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा आपके स्पेसिफिक केस में कि अगर आपका पोर्टल, आपका इंडिविजुअल अकाउंट अपडेट हो गया है, देन वी कैन प्रोसीड फॉर टैक्स फाइलिंग राइट अवे। Are we eligible for to get tax exemption based on the recent tax regime from this year itself? Yes, sir, you are. ठीक है, और किसी का कोई
क्वेश्चन हो या कोई सुझाव हो या फिर आप हमें बताना चाह रहे हो कि आपको सेशन लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सर मैं वहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एक और? हाँ जी सर प्लीज। सर एक्चुअली मैं जैसे कि हम डिफेंस वाले हैं, जो मतलब हम जो भी ये सीए को हायर करते हैं, जो मतलब इनकम टैक्स कटने के लिए, तो वो क्या मतलब रेट्स को में मतलब जैसे कि फी लगाते हैं उनमें, जैसे कि कोई 10% लगाते हैं, 5%, मतलब एक्चुअल में रेट परसेंटेज रेट क्या होगा? कोई ऐसा एक्चुअल रेट नहीं है, मतलब वही बात हो गई कि कोई एक प्रोडक्ट है मार्केट में, वो बेचने वाले में भी देते हैं, बेचने वाले 10 रुपए को भी देते हैं, और वही एक ब्रांड उसको 10,000 में भी बेच देते हैं। ये अपने अपने रेट्स होते हैं। अभी हम आपको एक लिंक देंगे जिसमें हमने सिर्फ आर्मी प्रोफेशनल के लिए स्पेसिफिकली एक काफी नॉमिनल रेट रखा है, नॉट इवन परसेंटेज, एक काफी नॉमिनल रेट रखा है। तो आप एक बार अगर आपको वो सूट करता है तो आप वो भी देख सकते हो। मदर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार वो स्क्रीन दिखा दे। सो अगर आप देखोगे, जैसा हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, तो उसमें हमने ये कैटेगरी रखी है कि अगर आप कैटेगरी 1 में फॉल करते हो तो हमने सिर्फ 499 का रेट रखा है। आप कैटेगरी 2 में फॉल कर रहे हो तो वो 899 है फ्लैट चार्ज, एंड प्लान सी के लिए हमने 1199 का फ्लैट चार्ज रखा है, कोई भी परसेंटेज बेस्ड ऑन योर इनकम। तो इसका लिंक आपको फौजी अड्डा पे मिल जाएगा। ये हमारा जो भी डिस्काउंटेड रेट है, ये सिर्फ फौजी अड्डा से रिलेटेड आर्मी प्रोफेशनल्स के लिए है, एंड जस्ट टू रिस्पेक्ट द होल कम्युनिटी वी हैव केप्ट दिस नॉमिनल प्राइसिंग जस्ट टू कवर आवर कॉस्ट। ये हमारा CSR इनिशिएटिव के अंदर हमने अपना कवर किया है कि जिसमें जब आपने देश की सेवा की है तो हमारा भी फर्ज। तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं, जिसको भी रिक्वेस्ट रेज करनी है, जिस आप चाहते हो अगर हम आपका ITR फाइल करें या रिव्यू करें या किसी भी तरीके से आपको मदद करें, तो आप इस लिंक पे जाके रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। हमारी टीम प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करके आपसे रीच आउट करेगी एंड वो ITR फाइल करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो I have one query. यस सर प्लीज। मैं अपनी ट्रेनिंग पे था आर्मी की, अक्टूबर तक लास्ट ईयर। तो ट्रेनिंग का जो पैसा है आर्मी ने वो अलग से दिया, खत्म होने के बाद उन्होंने सारा दिया, उसका फॉर्म 16 अलग से दिया। देन जो उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फेब इसकी सैलरी मुझे अलग से, जब हमारा ट्रेनिंग खत्म करने के कुछ दिन बाद तक सैलरी आती नहीं है, वो ट्रांसफर होता है अकाउंट। तो फिर जब वो आया तो उन्होंने एरियर एक साथ दिया, तो वो जो 3-4 महीने की सैलरी दी उसमें उन्होंने कोई टैक्स नहीं काटा था मेरा। शायद वो नए सिरे से उसको देख रहे थे कि ये नई सैलरी है। हाँ तो फिर ओके। फिर मेरी उसके बाद की जो भी सैलरी अब आने लगी है अब हर महीने, उसमें एक टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है। तो वो थोड़ा एक गैप जो लग गया उसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे प्रोसेस होगा। सर जनरली आपकी जो भी पूरे साल में सैलरी आती है, चाहे वो 2 फॉर्म 16 के थ्रू क्यों ना है, वो हम उसको पूरा टोटल कैलकुलेट करके एक बार में कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी एम्प्लॉयर्स का ये फर्ज होता है कि अगर वो एक ही जगह से 2 बार में सैलरी आ रही है तो वो पिछले वाले को काउंट करके फिर आपके टोटल टैक्स कैलकुलेट करे। बट कभी कभी एम्प्लॉयर्स ये गलती कर देते हैं कि वो पिछले वाले को भूल जाते हैं। उससे होता क्या है कि मान लो आपको पिछली बार 8 लाख रुपए मिले थे, अब दूसरी बार में 3 लाख रुपए मिले, तो टोटल ये 11 लाख के हिसाब से 3 लाख का भी टैक्स बनना चाहिए था। बट सिंस उन्होंने 3 लाख को अकेले ही लिया, तो वो एग्जेम्प्ट में काउंट करके, सिंस ये 5 लाख से नीचे कोई टैक्स बना नहीं, तो उन्होंने उस पर कोई TDS नहीं काटते। बट उसके चक्कर में आपका शॉर्ट डिडक्शन हो जाता है और आप पे इंटरेस्ट लग जाता है। तो जब भी आप ITR फाइल करते हो तो उस समय हमें ये देखना पड़ता है कि आपका टोटल कितना आया है, चाहे वो 2 फॉर्म 16 हो या 3 फॉर्म 16 हो। ये जनरली जब भी लोग जॉब चेंज करते हैं तब होता है। आपके केस में ये काफी रेयर सिनारियो है जब आपको ये फेस करना पड़ता है, बट उस केस में भी आपको टोटल टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें वो जो एक बीच का पीरियड है जब उन्होंने कुछ सैलरी का एरियर दिया जो 5 लाख से कम रह गया और उस पर टैक्स उन्होंने नहीं काटा, तो एक तरह से तो मैं बेनिफिट में हूँ। तो जो बाकी जो देखो, बचा कुछ नहीं उस सर, बेनिफिट में नहीं हो सर, आप नुकसान में हो। रीजन भी उस पर टैक्स कटना चाहिए था, सरकार भूल गई काटना, आपका एम्प्लॉयर भूल गया काटना। लेकिन जब आप इनकम में दिखाओगे, क्योंकि आप इनकम से तो उसको छुपा नहीं सकते, अब इनकम में आप दिखाओगे तो आपका टोटल इनकम तो 11 लाख पूरी बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन उस पर जो टैक्स बनता था वो कम, जिसके कारण वो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। हमें शेयर कर सकते हैं, हम उनको देख के एग्जैक्ट
नहीं उसमें ओके ओके ये बता रहा है वो यही बैठता है कि जब हम दोनों फॉर्म 16 को जोड़ देंगे तो उस पर टैक्स दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कहीं कोई वो फॉल कर रहा है जहाँ पे आपका टैक्स प्लान हो सकता है, तो आप हमें अपना डिटेल शेयर कीजिए, तब हम आपको मदद कर पाएंगे। थैंक यू थैंक यू सर। हाँ जी सर, आरएस सर आप कुछ कह रहे थे। ठीक है, अगर किसी का और कोई सवाल हो तो हम वो ले सकते हैं। सर आपके थ्रू कराएंगे तो कितने दिन में रिफंड हो सकता है? सर दिन की गारंटी हम नहीं दे सकते, वो पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे होता है कि वो आपका रिटर्न कब प्रोसेस करेंगे। बट जो आइडियली लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो भी छोटे रिटर्न्स थे सरकार ने विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक प्रोसेस करके रिफंड इशू भी कर दिए थे। कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें सरकार ने काफी 2-3 महीने भी लगाए थे, बट मोस्टली केसेस में 90% ऑफ द रिटर्न विद इन वीक एंड 2 वीक भी अगर हो आपका गए थे। सिर्फ सैलरी का रिटर्न जाता है तो सरकार की एक स्कीम है झटपट प्रोसेसिंग, तो उसमें काफी जल्दी आ जाता है, मगर ये हमारे हाथ में नहीं कि होता, ये अगर कोई सरकार भी आपको आकर कहता है कि हम आपको एक दिन में रिफंड दिला देंगे, तो ये उसके हाथ में नहीं होता। ये हमें समझना पड़ेगा कि वो सरकार के हाथ में है कि वो प्रोसेस कब करेंगी आपका रिटर्न को, एंड वो फिर रिफंड कब बैंक में ट्रांसफर करेंगी। तो जनरली टाइमलाइन कम होता है, हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी फाइल कर सकते हैं। तो उसका हम कहते हैं कि जब भी आप हमें पूरी कंप्लीट डिटेल दे दोगे तो विद इन 2 to 3 days हम उसको फाइल कर देते हैं। एक बार क्योंकि उसमें हमें आपसे भी डिस्कशन करना पड़ता है कि दिस इज योर फाइनल रिटर्न दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, उसके अकॉर्डिंगली एक बार जब आप ओके कर देते हो फिर हम उसको फाइल करते हैं। सही आपने बोला कि बैंक का इनकम सर्टिफिकेट वो जो मतलब हम जैसे कि मेरा एसबीआई का डीएसपी अकाउंट है, वो योनो से डाउनलोड कर सकते हैं या हम थ्रू बैंक मिलता है? बैंकिंग से नेट बैंकिंग डाउनलोड पे हो आ जाता है। जाएगा सर। नेट बैंकिंग में? ओके आपको थैंक यू बैंक सर। की जरूरत श्योर सर। अनम्यूट हाँ जी, बलवंत सर आपको अनम्यूट कर दिया गया है, राकेश सर आपको भी अनम्यूट कर दिया गया है। एनी अदर क्वेश्चन? अरुण प्रताप सर आप ऑलरेडी अनम्यूट हो। सर हाँ जी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी। सर एक आर्मी पर्सन हूँ। हाँ जी। हाँ जी। क्या कहते हैं, मैं इससे पहले क्या है मेरे पास जो है उसकी पेंशन मिलती है, और अभी मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। ओके सर। उसको दोनों का दिखाना पड़ेगा क्या सर उसमें? उसका हाँ जी। जो मेरा वो कट रहा है तो दोनों का दिखाना पड़ेगा सर? हाँ जी सर, इनकम आपकी सारी डिस्क्लोज की जाएगी। और मेरे कुछ शेयर भी है तो लगभग 71 के लगभग के हैं, वो भी दिखाना पड़ेगा क्या सर इसमें? अगर आपने शेयर कोई बेचे हैं तो दिखाना पड़ेगा, सिर्फ खरीदे हैं तो दिखाने की जरूरत नहीं। स्टॉक मार्केट, अगर आपने स्टॉक मार्केट मैंने बेचे भी हैं, लॉस में बेचे हैं सर लगभग। लॉस में बेचे हैं तो आप लॉस का भी ले लॉस लीजिए। सर क्लेम करना होता है कि आपको फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट और लॉस आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, आपके फ्यूचर में टैक्स बच जाएगा, इसीलिए वो दिखाना जरूरी हो जाता है सर। इसमें हमारा फायदा ज्यादा है, सरकार को तो इतना नहीं है, हमारे लिए आगे फ्यूचर में हम टैक्स बचा पाएंगे। इससे पहले तो मेरा कट नहीं रहा था सर, अभी अभी जस्ट मार्च के मंथ से कट रहा है सर। अच्छा, इसमें ना टीडीएस कट रहा हो ना कट रहा हो, अब तो हमारे को मतलब ये रिटर्न फाइल कर ही देना चाहिए, जिससे कि वो सर हमने पिछले वेबिनार में बताया था रिटर्न फाइल करने के 2-4 रीजन होते हैं क्यों फाइल करना चाहिए, चाहे आपका टैक्स ना भी बने, क्योंकि आपका जो टीडीएस है वो हायर अमाउंट पे कटने लगता है अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो। कहीं 5% का टीडीएस है तो वो भी 20% पे कटने लगेगा। और दूसरी चीज़, आपके वीज़ा एप्लीकेशन में, आपके लोन एप्लीकेशन में आपके आईटीआर मैंडेटरी होती है, वो भी फेल होने के चांसेस होते हैं अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते हो। सर इसका जो अलाउंस है इसका कम होता होगा ना सर? तो जैसे कि मेरे 7 लाख से कम है टोटली मतलब, तो उसका जो कट रहा है उसका तो रिफंड हो जाएगा ना सर? हाँ वो रिफंड हो जाएगा। हाँ जी। ठीक। इवन इफ सरकार ने 1 लाख रुपए का टैक्स काटा है, लेकिन अगर वो हमें कैलकुलेशन के हिसाब से दिखता है कि 40,000 रुपए ही बनते, तो 60,000 रुपए आपको रिफंड मिल जाएंगे। सर थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आरएस राठौर बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर ये जो जैसे हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा अगर हम
हमारी पेंशन आ रही है, एनपीएस की भी और डिफेंस की भी, और इसके अलावा शेयर मतलब शेयर बिक्री करने का और शेयर के डिविडेंड वगैरह, म्यूचुअल फंड्स का डिविडेंड आ रहा है, और एग्रीकल्चरल इनकम है जो मोर देन 5,000 है। सर बेसिकली आप अगर फर्स्ट वेबिनार में देखोगे तो हमने इसको डिटेल में समझाया है कि कब कौन सा आईटीआर होता है। आपके केस में आईटीआर 2 लगाया जाएगा क्योंकि आपके पास सैलरी इनकम साथ साथ में कैपिटल गेन इनकम है। सर तो आईटीआर 2 क्या ऑनलाइन हो जाता है या मतलब वैसे ऑफलाइन भरना पड़ेगा? ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन अभी सरकार ने ऑन नहीं किया है, तो अभी आप नहीं भर पाएंगे। अभी सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी का ही प्रावधान इस साल के लिए सरकार ने अभी ऑन किया लेकिन है। वो आप जून में जाएंगे, सरकार हो सकता है समय के साथ विद इन हो अ जाए। वीक 2 वीक अभी आईटीआर 1 और 4 ही लाए हैं। सर एक्चुअली मेरे मोबाइल पे आपका नंबर वगैरह नहीं आ रहा है, प्लीज लिंक शेयर कर दें जिससे कि हमें आईटीआर अगर आपसे भरवाना है तो हम किस पे कांटेक्ट करें? सर इसका लिंक फौजी अड्डा पे आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। सर प्लीज, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो, एनीवन एल्स? सर ये जो मेरा आर्मी से हूँ मैं, जो मेरा इनकम टैक्स कटी है इसका रिफंड हो जाएगा ना? हाँ जी सर, वो देखना पड़ेगा कि कितना एलिजिबल हो आप रिफंड के लिए। देखिए हाँ जी। सीधा नहीं उसके बता पाएंगे कि अकॉर्डिंगली रिफंड हो उसके जाएगा। लिए हमें पहले देखना उसमें फॉर्म 16 में पूरा दिखाई देगा। हाँ, देखने के बाद ही वो बता बताया वो। सर मेरा सिंस जनवरी मेरा इनकम टैक्स कट रहा है, और जैसे कि बिफोर मार्च जो क्लोजिंग पीरियड होता है, बिफोर अप्रैल, ये इसी असेसमेंट ईयर में आएगा, और जैसे कि लास्ट मंथ भी इस मंथ का पेमेंट में भी मेरा कटा है, ये तो अगले साल होगा ना सर? सर अप्रैल 22 से मार्च 2023 तक का जो भी रिटर्न है वो अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद हाँ जी, जो भी अप्रैल 23 से है वो अगले साल के रिटर्न के लिए। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी, जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं ऋषिपाल बात कर रहा हूँ, आर्मी से हूँ। नमस्कार। हाँ जी सर क्या आप बिना पे स्लिप के भी आईटीआर फिलअप कर सकते हैं? सर, कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल होता है कि अगर एग्जैक्ट आपको देखना है डिडक्शन क्या पे स्लिप से ही देखकर हम पता लगा सकते हैं कि सर किस तरह के अलाउंसेस आपको मिले होंगे, उसमें से कितना कितना नहीं होगा। तो अगर पे स्लिप होती है तो वो डिडक्शन एग्जैक्ट क्लेम करने में मदद हो सकती है। अगर नहीं भी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि आपके फॉर्म 16 मिल जाए, लेकिन फॉर्म 16 में इतना डिटेल में एम्प्लॉयर देता नहीं। ठीक है सर, अगर हमारे पास फॉर्म 16 नहीं आया, पे स्लिप है, तब हम कर सकते हैं आईटीआर फिलअप? कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल होता है कि फॉर्म 16 क्या हो गया? ठीक है सर, फॉर्म 16 का हम जो मतलब वेट करें अभी, या फिर हम पे स्लिप से ही आईटीआर भर दें? पे स्लिप से ही भर सकते हैं ना? भर सकते भर हैं, सकते हैं लेकिन सर। अभी वेट करें क्योंकि फॉर्म 16 के बाद ही सरकार को पता चलता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चलता है क्या चल रहा है। ओके सर। आपका खतरा तो कम हो जाता है, वो चीज रिफंड मिसमैच नहीं आते सर, मिसमैच नहीं आते, रिफंड जल्दी आ जाता है अगर आप फॉर्म 16 के बाद भरें। पहले ठीक है भर सर, कोई नहीं मतलब पता TDS है। हम तो सर अभी बिगनर हैं, तो क्या आप हमें आईटीआर भरना बताएंगे थोड़ा, हाँ मतलब जी सर, तरीके इसके लिए से? आप हमारा फर्स्ट वेबिनार भी देख सकते हैं, और अदर देन दैट अगर आप चाहते हो हम ही आईटीआर आपका फिल कर दे तो उसके लिए भी आपको लिंक फौजी अड्डा पे मिल जाएगा। हेलो। तो मतलब फौजी अड्डा पे आपका आईटीआर फिलिंग करना बिगनर के लिए क्या सिखाया गया है उसमें? हाँ अभी जी सर, इसी सेशन में भी हमने बेसिक सैलरी का सिखा दिया है, तो ये वाला वीडियो आपको ये यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे फौजी अड्डा के द्वारा, उनके चैनल पे, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी सर। सर, फॉर्म 26A क्या है? सर फॉर्म 26A आपके वेबसाइट पे होती है, इनकम टैक्स पोर्टल पे, जिसपे आपका किसी भी इनकम पे एक टीडीएस काटा गया है दूसरी पार्टी के द्वारा, तो उसकी रिपोर्ट वहां पे आ जाती है। तो उससे आप मैच कर लेते हो कि किस किस इनकम पे कितना कितना टीडीएस कटा है, और वो टीडीएस हम अपनी आईटीआर में क्लेम कर लेते हैं। बट सर रिसेंटली मैं जैसे देख पा रहा हूँ 18, 19, 19, 20, 20, 21 इनका मेरा 26 एज में नील दिखाता नहीं है, और फॉर्म में डेबिट हो रखे हैं।
नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका फॉर्म 16 में टीडीएस आ रहा है 26 में ना हो, वो आपकी देखने में कोई गलती हो रही होगी। वरना आपको अगर ऐसा लगता है तो वहाँ पे इनकम टैक्स में ग्रीवेंस रेज कर सकते हो आप, अपना फॉर्म 16 तो अटैच जैसे कर ही दीजिए। आपका फॉर्म 16 आता है वैसे ही 26 अपने आप अपडेट हो जाता है। जी जी जी। वो ऑटोमेटिक है, उसमें कोई मैनुअल नहीं है। तो ये चांसेस आज तक मतलब हमने प्रैक्टिकल हमने देखा एक्सपीरियंस नहीं। में नहीं देखा है कि अगर फॉर्म 16 है फिर भी 26 ईयर्स में ना हो। तो हो जी, सकता है जी। आपको ईयर देखने में सर कोई गलती हो रही हो। हाँ, ये हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम हो गई होगी। और सर अभी क्या ऑफलाइन यूटिलिटी से ही भर सकते हैं, मतलब कि अभी ऑनलाइन तो आ ही नहीं रहा, रिकमेंडेशन जो आती थी। हाँ सर, अभी ऑनलाइन यूटिलिटीज इशू नहीं हुई है, तो अभी ऑफलाइन यूटिलिटीज 1 to 4 की है। लेकिन अभी भी एडवाइजेबल होगा सर कि पहले फॉर्म 16 आ जाने दे आप एंड फिर फाइलिंग जी, शुरू जी। करें। उससे पहले हम तैयारियां करके रख सकते हैं, फाइनल करके रख सकते हैं। एक बार फॉर्म 16 इशू हो गया उस समय वो एग्जैक्ट मैच करके चीजें फिर फाइल कर दी जाएगी। जी, थैंक यू सर। ठीक है, तो ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस एंगेजिंग सेशन। काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक्स है जो कि आप लोग समझना चाहते हो तो आप प्लीज फौजी अड्डा से अपना कंसर्न रेज करें कि इन टॉपिक्स पे हम आकर आपको समझाएं कि उसका टैक्सेशन कैसे होता है, या कोई पर्टिकुलर चीज आपको समझनी हो फाइनेंस या टैक्स की फील्ड में, उस पर हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरा वेबिनार लेने की। थैंक यू मुकेश जी फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मधुर जी।